लास्ट लेक्चर में किया क्या? लास्ट लेक्चर में सबसे पहले बेटा मैंने सेक्शन 4 आपको बताया। आपके 3 यूनिट हैं पार्टनरशिप की, उसमें मैंने बताया पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। याद है अभी तक चार्ट? ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ आप लोग को एसेंशियल एलिमेंट बताए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? अरे बोलो। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो 100 तक कर सकती है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 464। ठीक है। इसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप बोलते हो सर प्रॉफिट के लिए मैं पार्टनरशिप नहीं कर रहा हूँ, वो पार्टनरशिप नहीं है। प्रॉफिट इज द मस्ट एलिमेंट, जिसमें मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया था। चाय के कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बिना चाय नहीं बन सकती। शुगर इज ऑप्शनल, कोई लेगा कोई नहीं लेगा, बट टी लीव्स, वाटर इज एसेंशियल। वैसे ही पार्टनरशिप का एसेंशियल इज एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। आगे बात करते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? ये कुछ लास्ट में मैंने बात करी थी। फिर एग्रीमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एजेंसी, और फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर का तरीका बता दिया था। एमपीसीएल, अगर आपको एमपीसीएल याद है, आपको सारे पार्टनर्स याद हैं। जिनका मिस हुआ है लास्ट लेक्चर, आपके ग्रुप पे लिंक डल गई है, आप उससे देख सकते हैं। मैं अभी अगर उसके बहुत ब्रीफिंग में जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। आगे आज से कंटिन्यू करते हैं। पार्टनरशिप डीड, इस डीड का मतलब, ये डीड क्या इंग्लिश वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है डीड? नहीं, दिस इज नॉट ए इंग्लिश वर्ड। डीड एग्जैक्टली मीनिंग इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, डीड का मतलब, देखो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हो, समझने पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर है। ये फाइल तो आपको शेयर हो जाएगी ग्रुप पे, बहुत ध्यान से सुनना। डीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। डीड का मतलब, तो डॉक्यूमेंट क्यों बनाना है सर? बिना डॉक्यूमेंट के तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर, ऐसे नहीं बना सकते पार्टनरशिप? बना सकते कि नहीं बना? कौन कौन कहता है कि ऐसा बना सकते हैं पार्टनरशिप? बना सकते हैं। मैंने बोल दिया आज से तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर, शुरू? नहीं बना सकते। तो उसके कुछ नुकसान है? उसके कुछ नुकसान, क्या नुकसान है बताओ? केस नहीं कर सकते, और बस केस के अलावा कुछ और रीजन बताओ, क्या उसमें और ड्रॉबैक है? अगर केस और ये डिस्प्यूट को छोड़कर और क्या नुकसान है? प्रॉफिट इक्वल बांट सकते हैं, करेक्ट। किसने कहा है ये पॉइंट? बहुत सही बोला। और क्या कर सकते हैं? लोन का जो इंटरेस्ट है उसको 6% से ज्यादा नहीं दे सकते। सैलरी वगैरह दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बहुत सारे ड्रॉबैक हैं अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनती। सिर्फ एक ही नहीं कि केस नहीं कर सकते, बहुत सारी हैं, उसको आगे डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना, जो डीड होगी वो रिटन और वर्बल दोनों होगी। रिटन का मतलब जो वर्ड्स में लिखी गई है, वर्बल का मतलब, वर्बल का मतलब हाँ जो वर्ड से की गई है, दैट इज द वर्बल। इसके बाद कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर। इसके अंदर आती क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन और रिलेशनशिप, और ये स्टैम्प्ड होना चाहिए। स्टैम्प्ड का मतलब, मैं अपनी कोचिंग का स्टैम्प लगा देता हूँ उस पर और बोल देता हूँ पार्टनरशिप चालू, क्या लगा सकता हूँ? फिर यस, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। जो रजिस्ट्रार होगा बेटा उसका स्टैंप लगेगा जब जाके आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी। मेरे यहाँ पे स्टैंप लगाने से नहीं है। यहाँ पे स्टैम्प्ड का मतलब है, लास्ट समझ आ रहा है? स्टैम्प्ड का मतलब है बेटा वो रजिस्ट्रार के द्वारा, ऐसे तो बहुत स्टैंप होती हैं, आप खुद भी स्टैंप लगा के बोल दो शुरू, नहीं, वो रजिस्ट्रार के द्वारा होनी चाहिए। और वो रजिस्ट्रार ऑथोराइज्ड होना चाहिए, जिसको हम लोग नोटरी भी कहते हैं। रेंट एग्रीमेंट में कभी किसी ने देखा हो या बनवाने गया हो तो हमेशा देखा होगा रेंट एग्रीमेंट पे रजिस्ट्रार की साइन होती है और स्टैम्प भी होता है। आपको पता है अभी एक नया क्लॉज है, आपको बताता हूँ बेटा। स्टैम्प जो होती है वो इसी सर्कल में होती है। स्टैम्प को बनवाने के लिए कोई आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं आज जिस ऑर्गेनाइजेशन का चाहूँ स्टैम्प बना सकता हूँ। तो सर ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा, आप बताओ क्या किया जाए फिर इसके लिए? इसके लिए क्या लॉ बनाया गया होगा? स्टैम्प जब आप बनवाने जाएंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक बहुत बड़ी सीबीआई की ब्रांच है, मैंने उसकी स्टैम्प बनवा दी। पता है जब स्टैम्प बनवाने जाते हो ना, आपसे पूछा भी नहीं जाते कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन रखते हो या नहीं रखते हो, बस आपने बोला, जैसा बताया, उनको फोटो बताया, वैसा वो बना भी देते हैं। तो फिर सर इससे तो बहुत फ्रॉड हो सकता है, मैं हर जगह उनकी स्टैम्प रख सकता हूँ, कैसे करेंगे? क्या स्टैम्प एक्ट क्या कहता है? वो तो स्टैम्प एक्ट 1899 वो कहता क्या है? स्टैम्प ने, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप लोगों ने हर देखा होगा हर जगह इससे स्टैम्प लगता है। इवन इस कोचिंग का भी स्टैम्प है, इस कोचिंग का भी स्टैम्प है। तो सर किसी का भी आप स्टैम्प बना दोगे और कहीं भी लगा दोगे, वो तो अथॉरिटी हो गई।
बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कोई स्टैंप लगा रहे हैं उसकी सिग्नेचर भी होती है बीच में, वो बीच से ऐसे सिग्नेचर भी करता है। इट मीन्स वो उस पर्सन ने ही अथॉरिटी दी है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे एचओडी की पोस्ट पे था, तो वहाँ पे जो मेरा नीचे स्टाफ था उनके पास बेटा मेरी स्टैंप रहती थी एचओडी की, तो कोई भी बच्चे को कुछ करवाना है, सपोज एक आई बस का पास भी बनवाना है, तो वो कर देता था, लेकिन उसके बाद वो साइन होने के लिए मेरे पास आता था। इट मीन्स उस पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं, आज वो कहीं पे भी एचओडी के स्टैंप लगा सकता है। तो उसके बीचों बीच क्या करता था, जैसे जस्ट लाइक दिस, और उसके बीचों बीच फिर मैं से साइन करके देता था कि इस मीन्स ये जो स्टैंप है इसकी अथॉरिटी मैंने अब दे दी है, अब ये वैलिड है। तो आपने हमेशा देखा होगा स्टैंप के बीच में एक सिग्नेचर भी होती है, वो सिग्नेचर नहीं होगी तो स्टैंप तो कहीं का भी आप बना सकते हैं। ये अभी रिसेंट लॉ आया है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंटेंट क्या होंगे, ध्यान रखना पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या होंगे। सर इस कंटेंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, मेरे को क्या मतलब है, कंटेंट तो सर सामने होंगे, उनको हमको लिखना पड़ेगा। नहीं, अगर आप पार्टनरशिप डीड कर रहे हैं, मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोग को, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड आप लोग बना रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट में बहुत ईजी बात करता हूँ, नेम और एड्रेस। सर नाम तो हम समझते हैं, एड्रेस का बताओ, एड्रेस का क्या यूटिलिटी है, एड्रेस की क्या यूटिलिटी है, एड्रेस क्यों मेंशन किया जा रहा है, अरे बताओ बताओ। ये सेशन में ऐसा नहीं कि मैं सुनाने आया और बस आप ऐसे सुनने आए हैं, ये मैं इंटरेक्टिव बनाने आया हूं। बताओ बताओ बताओ, एड्रेस का क्या यूटिलिटी है, आप खुद अपने नॉलेज से बताओ, एड्रेस की क्या यूटिलिटी होनी चाहिए। कुछ पहुंच रहे हो, डिस्प्यूट किसने कहा, हाँ पहुंच रहे हो नियर बाय। बेटा मैंने आज किसी के साथ पार्टनरशिप करी, उसका मुझे बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आज कोई भी आया, 2-3 मिनट मीट मैं मिला उससे और हमने बोला हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, एड्रेस इसलिए मेंशन होता है, भले मैं उसको जानता हूँ ना, उसका बैकग्राउंड मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे शेयर हो जाएगी फाइल, फोकस करें लर्निंग पर, नॉट राइटिंग पर, ठीक है। ये मिल जाएगा, कोई डोंट वरी, आज ही मैं पोस्ट कर दूंगा, बट आप फोकस करें। एड्रेस का मतलब ये होता है उस पर्सन का मुझे बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वो रहता कहाँ है। आज वो पार्टनरशिप डील करा, कल मैंने करोड़ों का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और कल वो गायब, तो मुझे एड्रेस होगा तो मैं कम से कम उसके घर जा पाऊंगा। सर एड्रेस तो वो फेक भी लिख सकता है पार्टनरशिप डीड में। अब इसका आंसर बताओ। आज मैंने आपके साथ, मान लीजिए मैंने मानस के साथ पार्टनरशिप करी और मैंने अपना एड्रेस दे दिया विजयनगर, टिंकूस के ऊपर, मैं तो बहुत दूर रहता हूं, मैंने तो यहां कर दिया, इसका क्या प्रूफ करें, क्या बोला, करेक्ट। जो मेरा आईडी प्रूफ होगा उससे मैं मैच करूंगा, जो मेरा आईडी प्रूफ होगा उससे मैं मैच करूंगा। मैं आपको एक बहुत अभी रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी अथॉरिटी का अपना आईडी कार्ड बनवा रहा था, मेरा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका मेरा आईडी कार्ड बन रहा था। तो उसमें मैंने क्या लिखा दिया, उन्होंने नाम पूछा तो मैंने लिखवा दिया प्रोफेसर हितेश करके नाम, ऐसे मैंने लिखवा दिया। उन्होंने ओके भी कर दिया और पूरा वो बना। बहुत बड़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मतलब वो मेरा कार्ड बन जाता तो आई एम इक्वल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब मैं गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे वो हो जाता। तो मैंने प्रोफेसर हितेश करके अपना नाम लिखा दिया, उनका पूरा आईडी कार्ड भी सब कुछ बन गया। जब उनका फाइनल प्रिंटिंग होने लगे तो उन्होंने प्रिंटिंग रोक दी। फिर मुझे फ़ोन आया, सर आपने नाम गलत लिखवाया। मैंने कहा क्यों? बोला जो आपका आधार कार्ड कहता है और जो आपने लिखा है वो गलत है, हम लोग ऐसा कार्ड ही नहीं बना सकते। फिर जो आधार कार्ड में था, आधार कार्ड में नाम और उसके आगे सरनेम, कोई डेजिग्नेशन नहीं, या कोई आगे CS नहीं, या कोई आगे एडवोकेट नहीं, कुछ भी नहीं, जो आधार कार्ड कहता है। तो बेटा एड्रेस अगर मैंने गलत लिखा भी दिया, आपका आईडी प्रूफ मेरे पास है। आधार कार्ड हर पार्टनर का रजिस्टर्ड के समय क्या होता है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, जेरोक्स कॉपी, मैं उससे मैच कर लूँगा। तो सामने वाला कहीं भी फ्रॉड के कोई चांसेस ही नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सारी बातें, ताकि आप लोग को प्रैक्टिकल भी पता चले। दूसरा, ड्यूरेशन और टाइप। ड्यूरेशन भी बता दीजिए, क्योंकि आप लोग को पता हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था पार्टनरशिप के 4 टाइप होते हैं। एट विल, विल का मतलब इच्छा, इसमें ड्यूरेशन मेंशन होगा क्या? नहीं होगा। विल मतलब मेरी जब इच्छा हुई खत्म। वैसे बेटा प्रैक्टिकल में ऐसी वाली पार्टनरशिप कभी कोई बनाता नहीं है, हर एक कोई ना कोई विजन लेके चलता है। आज आप लोग एक विजन लेके चल रहे हैं, इफ़ यू आर इन 11th आपको 1 साल बाद फाउंडेशन देना है, इफ़ यू आर इन 12th आपको
No, if you are in 11th you have to give foundation after 2 years. If you are in 12th you have to give foundation after 1 year. तो आप एक विजन लेके तो चल रहे हो ना, तो कोई भी पार्टनरशिप में आता है तो एक विजन लेके आता है कि मैं 5 साल 6 साल 1 साल, इवन एक आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि मैं ये ब्रिज बनाऊंगा और ब्रिज के बाद, समझ में आ रहा है, मैं ब्रिज बनाऊंगा इसके बाद मेरी पार्टनरशिप, तो उसने एक विजन लिया ना कि ब्रिज बनेगा उसके बाद खत्म करेंगे। तो कोई भी ये विल वाला वो नहीं कर, ये विल वाला तो मैं कहता हूँ कि बचकाना पार्टनरशिप है। विल मतलब जब इच्छा हुई, उसका कोई मतलब फिर वो नहीं होगा, विजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर क्लास में कोई बैठा और कहता है सर फाउंडेशन निकला तो निकला, नहीं तो कुछ मैं और देखूंगा, वो हो गई एट विल वाली पार्टनरशिप। इच्छा जब हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बेटर है जो प्रैक्टिकल में बनती हैं वो बनती है फिक्स पीरियड से 5 years और 7 years और 10 years। नेक्स्ट बनती है पर्टिकुलर, ये जनरली कंस्ट्रक्शन में बहुत बनती है, प्रोजेक्ट में बहुत बनती है। और एक जनरल में आपकी बनती है जो बिजनेस और जनरल के लिए यूज होती है। बस मेजरली ये 3 ही रियल लाइफ में बनती है। तीसरा ड्यूरेशन तो आप बताएंगे, साथ में टाइप, मैंने टाइप भी आपको बता दिया। फिर थर्ड होता है पर्पस, किस पर्पस के लिए बना रहे हो। मैंने उस दिन भी बताया था पर्पस कोई भी हो, वो पर्पस क्या होना चाहिए, नहीं वो पर्पस क्या होना चाहिए, कौन बच्चा उसको कैच कर पाएगा। मैं कोई भी पार्टनरशिप करूं उसका क्या पर्पस होना चाहिए, अरे प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, और क्या होना चाहिए, नहीं और बोलो, किसी ने कुछ बोला, लॉफुल, जिसको मैं सिंपल शब्दों में कहूं लीगल। पर्पस कोई भी हो बेटा वो लीगल होना चाहिए, जो लॉ की नज़र में ठीक। मैंने बताया था 2 जने मिल गए, बोला कल हम बैंक लूट लेंगे इसलिए पार्टनरशिप बनाते हैं, जितना पैसा है आधा तेरा आधा मेरा, 21 दिन में डबल। ऐसी वाली कोई पार्टनरशिप लॉ के द्वारा नहीं। तो पर्पस शुड बी लीगल। लीगल मतलब जो लॉ की नज़र में फाइन वो मेरी नज़र में फाइन। नेक्स्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से आप कमेंस कर रहे हैं। कई पार्टनरशिप ऐसी होती है बेटा, मैं आपको रियल प्रैक्टिकल बताता हूँ। आज आप और मैं पार्टनरशिप करते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, पहले 2-3 महीने करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर हम पार्टनरशिप करेंगे। पता चला हम लोगों ने पार्टनरशिप करी और कल से चली नहीं तो फिर हम लोग, और बहुत सारे लोग बिजनेस भी ऐसे करते हैं। आपको पता हो जियो जो हमारे अभी टर्नओवर में सबसे बड़ी कंपनी है, ये हर साल बेटा एक प्रोजेक्ट लेकर आती है और उस एक साल में वो ट्रायल बेसिस पे उसको करके देखती है। जैसे फर्स्ट आपको बताता हूँ, तो सबसे पहला बेटा जियो लेके आई थी सिम। उसका सिम उन्होंने एक 1 ईयर का ट्रायल बेसिस पे करा। उसके बाद जैसे सिम उनका ओके हुआ तो उनको वो क्या करते हैं, 1 ईयर को उसको ट्रायल बेसिस पे चलाते हैं, और अगर उनको रिस्पॉन्स अच्छे मिलते हैं तो फिर वो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने सिम निकाली, तो सिम तो जानते हैं आज हमको मोबाइल में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करने का रीज़न वही है बेटा, जो आपको 1 साल का वो जियो का फ्री सिम का मिला था ना, फ्री नेट अनलिमिटेड, उसी ने तो हमको मोबाइल में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने सिम निकाली, सिम के बाद उनका वो ओके हुआ तो हम उन लोगों ने सबसे पहले एक फ़ोन निकाला था, आपको ध्यान होगा, छोटा सा फ़ोन जियो का। वो उनका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है चला या नहीं चला, वो मिड में चला, नहीं भी चला और चला। उसके बाद थर्ड बेटा उन्होंने टच स्क्रीन फ़ोन निकाले थे जिसको जियो लाइफ नाम दिया था, LYF। फिर उन्होंने जैसे आ गया 4th ईयर तो उन्होंने निकाला जियो मार्ट। फिर जैसे ही वो आए तो उन्होंने निकाला जियो फाई, छोटा छोटा ऐसा डोंगल करके जियो फाई आ रहा था, वो वाला उनका चला नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने निकाला जियो फाइबर, जो आपके वाईफाई होते हैं वो निकाला। तो ऐसे क्या करते हैं, हर कंपनी हर एक नए साल एक नया वेरिएंट लेकर आती है और उसको 1 ईयर के ट्रायल बेसिस पे चलाती है। अगर 1 ईयर में उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर क्या करती है, वो उसको ओके कर देती है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पार्टनरशिप होती हैं जो कमेंसमेंट बाद में होती हैं और होना भी चाहिए। आज आप मानस और मैंने पार्टनरशिप कर दी, 3 महीने हमने सोचा पहले एक ट्रायल बेसिस पे करते हैं, अगर हो गया तो चौथे महीने एग्रीमेंट, नहीं हुआ तो किसी को पता ही नहीं चला कुछ भी। तो ये ऐसा डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप बैक डेट पे जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बेटर है न्यू डेट से जाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जो पार्टनरशिप आज पढ़ रहे हो वो पार्टनरशिप रियल में चलती कैसे। इसके बाद बेटा ये तो हो गई पार्टनरशिप से रिलेटेड बात। पार्टनर से तो मैंने बता दिया नेम और एड्रेस क्यों होना चाहिए। नेम में भी बहुत से लोग फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आईडी कार्ड होगा तो आपका नेम और एड्रेस 2 चीज़ें उससे मैच हो जाती हैं। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है और कौन कितना इस पे इंटरेस्ट लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड से बेटा इसलिए नहीं बनाई जाती कि हमारे झगड़े हो गए तो हम केस नहीं कर पाएंगे, अभी तक इतना पता था कि केस नहीं कर पाएंगे। 6 चीज़ें होती है जो आप नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन पे 6% से ज़्यादा नहीं, कोई सैलरी कोई रेम्यूनरेशन नहीं,
और एक और मिस कर रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग इक्वल। ये कुछ बातें होती हैं, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है ये सारी चीज़ें हो भी नहीं सकती। इसलिए पार्टनरशिप डीड, और मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ आप बना रहे हो इट शुड बी इन द रिटन फॉर्म। तो पार्टनरशिप डीड इसलिए भी, और आजकल हार्डली कोई ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसकी कोई डीड नहीं हो। आ रहे हैं समझ में? नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग वो बताना चाहिए, ड्राइंग और इंटरेस्ट देयर ऑन। अच्छा बताओ ड्राइंग का क्यों यहाँ पे कैलकुलेशन होता है? ड्राइंग मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए क्या? आपने कहा ड्राइंग मतलब पैसा निकाला। सुनना, एक मिनट, आपने बोला कि आपने ड्राइंग मतलब मनी या गुड्स निकाल दिया, बस ये दो ही चीज को ड्राइंग कहते हैं? और बताओ कौन कौन कहता है? सिर्फ दो ही को कहते हैं। मैंने पैसा निकाला, सपोज आज मान लो संडे मुझे घूमने जाना था, मैंने अपने बिजनेस का ड्रॉर खोला, उसमें से 500 का नोट निकाल दिया, ये ड्राइंग है? ड्राइंग है कि नहीं है? अरे बोलो, है। इसके बाद गुड्स, मैं मान लीजिए मेरी किराने की दुकान है, भूख लग रही थी, चिप्स का पैकेट निकाला और खा लिया, ड्राइंग है? ड्राइंग है कि नहीं है? है। एक और बोलता हूँ, मेरे यहाँ पे मेरे बिजनेस में एसी लगा हुआ था, एसी लगा हुआ था, अब एक ही ऑफिस में 2 एसी लगा था, एक एसी निकाला और घर पे ले गया, ड्राइंग है कि नहीं है? एसी तो ना गुड्स है ना मनी है, तो असेट्स। तीसरा अगर असेट्स का होगा तो वो भी ड्राइंग है। 3 चीज़ें आती हैं, क्लियर? तो ड्राइंग में 3 चीज़ें। इसके बाद एडमिशन और रिटायरमेंट। एक मिनट, एडमिशन और रिटायरमेंट, किसका कब एडमिशन हो रहा है, किसका कब रिटायरमेंट हो रहा है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, माइनर बताइए, माइनर आ सकते हैं पार्टनरशिप में? नहीं आ सकता। 18 साल से कोई कम है वो पार्टनरशिप में आना चाहता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं आ सकता? कौन कौन कहता है आ सकता है? माइनर एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कौन कौन कहता है आ सकता है? ठीक है, कौन कौन कहता है नहीं आ सकता? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं। आ सकता है सिर्फ प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। बी का जो बच्चा है उसका नाम है जेड। बी चाहता है मेरा बच्चा आ जाए पार्टनरशिप में, 3 जने चाहते हैं, ए बी सी। डी बोलता है नहीं इसका बच्चा नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। अगर एक भी पार्टनर अलाउ नहीं कर रहा है तो वह पार्टनर नहीं आएगा। तो एडमिशन और रिटायरमेंट। इसके आगे बात करता हूँ अदर्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, बेटा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ये कहता है कि आपका और मेरा सेटलमेंट कैसे होगा, उस चीज़ का भी मेंशन होना चाहिए। सेटलमेंट को स्मॉल शब्दों में मैं कहता हूँ PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके और मेरे बीच में प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इसको कहेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है? ठीक है? अरे बोलो, लंच नहीं किया? नहीं किया, कोई बात, अच्छा ही नहीं किया, वरना नहीं पढ़ पाते, इतना भी नहीं पढ़ पाते। लंच नहीं की, लंच किए होते तो। लंच करने के बाद क्या होता है? अप डाउन अप डाउन। ठीक है? इसके बाद सैलरीज और कमीशन पेबल। अगर आपको सैलरी और कमीशन है, ध्यान रखना, मैंने उस दिन भी एक स्टूडेंट को बताया था, पार्टनरशिप वो नहीं होता लास्ट मानस के पीछे, पार्टनरशिप वो नहीं होता जिसको सैलरी दी, जिसको सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग दी जाए। कई ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो बहुत सेफ गेम खेलते हैं। कैसे सेफ गेम खेलते हैं? बोले देखो प्रॉफिट तो अप और डाउन होता रहता है, आज 50,000 है, कल 20,000 हो जाएगा, परसों 1 लाख भी हो जाएगा। मुझे ऐसा गेम चेंजर नहीं खेलना है, मुझे सेफ गेम खेलना है। सेफ गेम का मतलब होता है बेटा, एक मुझे फिक्स सैलरी दे दो, ऐसा कहते हैं ना, आपको कुछ भी हो मेरे को तो बस इतना मेरा चाहिए, ऐसा। तो इसका मतलब है मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए, मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी चाहिए। ठीक है? लास्ट क्लियर है? इसके बाद एक्सपल्शन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड। एक्सपल्शन मतलब अगर आपने फ्रॉड कर दिया या कुछ कर दिया तो भी फिर आपको कैसे हटाया जाएगा उसका भी मेंशन होता है। धक्के मार के हटाया जाएगा, कोर्ट के द्वारा हटाया जाएगा, जैसे हटाया जाएगा वो भी लिखा रहेगा। ठीक है? क्लियर हुआ ये चीज़? पहले मैंने बात करी कि पार्टनरशिप में क्या आएगा, उसके बाद करी कि पार्टनर्स में क्या क्या इंक्लूड आएगा, और उसके बाद लास्ट मैंने बात करी कि आपका
लास्ट मैंने बात करी अदर्स मैटर क्या होंगे। ये मैंने क्या डिस्कस करा, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। वैसे आपका काम नहीं रहता, जो आपका लॉयर रहेगा वो बेसिकली सारी चीज़ें मेंशन कर देगा, बट यू शुड नो, ताकि आप लोग को पता रहे, वो चीज़ें देखने में आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यूनिट 2। जो यूनिट 1 का था उसके मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल। ये पूरा जो आपका है नोट्स, ये एक पिक्टोरियल फॉर्म में है बेटा, मतलब पूरी की पूरी चैप्टर्स, ये पूरा का पूरा जो आपका यूनिट 1 है पार्टनरशिप का, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, आप लोग इसको मॉड्यूल से देख सकते हैं, उसको पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ा भी दिया, याद भी करा दिया। हम लोग एक बार वहां से भी पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ यूनिट 2, दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है माइनर के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? अरे बोलो किसके बारे में लिखा हुआ है? माइनर। ठीक है, माइनर के लिए लिखा हुआ है कैन बिकम पार्टनर एज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बिकम पार्टनर, सॉरी, कैन नॉट बिकम पार्टनर एज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 3 चीज होनी चाहिए, बताओ कौन कौन सी? कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? देखो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इसकी बात करते हैं। सबसे पहले माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, दूसरा अनसाउंड माइंड वाला नहीं कर सकता। अनसाउंड माइंड मतलब नहीं नहीं, पागल नहीं, पागल तो इज लुनैटिक। अनसाउंड माइंड मतलब पढ़ा लिखा ना हो उसको अनसाउंड माइंड। अनसाउंड, पागल तो इस पूरा पागल। अनसाउंड माइंड मतलब पार्शियल पागल, उसका एक भी चैनल ठीक नहीं है, अनसाउंड है। एक आध भी चैनल ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है, कान ठीक नहीं है, ऐसा, मुंह ठीक नहीं है, ऐसा, मतलब एक भी चैनल ठीक नहीं है, दैट इज अनसाउंड माइंड। और पागल इज लुनैटिक। ठीक है, और तीसरा कौन नहीं कर सकता? जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। इसमें आ जाते हैं क्रिमिनल्स, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया कि इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ऐसा। ठीक है, तो लॉ सबसे पहला बेटा माइनर, उस दिन भी बताया था माइनर कौन? जिसकी एज किससे कम है, और अगर वो विदाउट पेरेंट्स है तो 21, गार्जियन के साथ रहते हैं तो उसका 21 कहा जाएगा। कैन नॉट बिकम पार्टनर, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट लिखा हुआ एक और, कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसको जरूर आप एडमिट कर सकते हैं बेनिफिट के लिए। ठीक है, नहीं कर सकता बेटा, नहीं बेटा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपने कहीं पढ़ा है इसको? मतलब मैं इंसॉल्वेंट हूं तो 3 साल तक नहीं करता, चौथे साल कर सकता हूं? नहीं बेटा, जहां मेरी इंसॉल्वेंसी का टैग हट जाएगा वहां मेरा इसका कोई एज वो नहीं है 3 साल, चौथे साल भी तो मैं इंसॉल्वेंट रहूंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने इंसॉल्वेंट तो सुना है, आप लोगों ने बैंकरप्ट सुना है? बैंकरप्ट, तो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट? उल्टा। इंसॉल्वेंट का मतलब है, मैं आपको सिंपल बताता हूं, इंसॉल्वेंट का मतलब है जिसकी असेट्स कम है और जिसकी लाइबिलिटी ज्यादा है। ये कई बार किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है। नेचुरली मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कोविड पीरियड था, सुनो सुनो सुनो, लास्ट कोविड पीरियड था और आपको भी पता है सबके सोर्सेज ऑफ इनकम चले गए थे। अब बहुत सारे लोग, मेजरली लोग कोई ना कोई लोन लेके रखते हैं, कोई होम लोन लेता है, कोई कार लोन लेता है, कोई लेता रहता है। तो मेरी सैलरी नहीं आ रही तो मैं लोन कैसे दूं? मतलब मेरी लाइबिलिटीज बढ़ते जा रही हैं, लोन की ईएमआई बढ़ते जा रही है, मतलब मेरी लाइबिलिटीज बढ़ते जा रही है। मेरे पास कोई इनकम नहीं है, मतलब मेरी असेट कम होते जा रही है। इसका मतलब उस टाइम में भी बहुत सारे लोग इंसॉल्वेंट हो गए थे। इंसॉल्वेंट का मतलब जहां मेरी असेट कम हो जाती है, लाइबिलिटीज बढ़ जाती है। ऐसा हर एक के साथ कभी ना कभी अप डाउन बिजनेसमैन के साथ भी चलता रहता है। लेकिन अगर ये चीज कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने बोल दिया कि ये बैंकरप्ट है, तो कोर्ट के द्वारा जब वो डिक्लेयर हो जाता है उसे कहते हैं बैंकरप्ट। कोर्ट के द्वारा जब वो डिक्लेयर हो जाता है तो होते हैं बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट उसकी एसेट कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जिनकी अभी, जैसे मान लीजिए किसी की जॉब चली गई तो डेफिनेटली उसके एसेट्स कम हो गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, रेंट देना है उसको, ईएमआई देना है, तो नेचुरली वो होता रहता है, एसेट कम लाइबिलिटी ज्यादा, ही होता रहता है। तो इंसॉल्वेंट कभी कोई सॉल्वेंट कभी कोई इंसॉल्वेंट होता रहता है। बट अगर वो चीज बैंक में चली गई, वो चीज कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दैट ही इज अ
ऑफिशियल, तो फिर उसको बोलेंगे वो बैंकरप्ट है। हमें कैसा पता चलेगा? पेपर में नाम आता है उसका, फोटो के साथ, स्माइलिंग फेस, उसके साथ फोटो आता है कि ये बैंकरप्ट हो चुका है, इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए। जनरली लोकल न्यूज़पेपर या ऑफिशियल न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर या जो भी है, उसमें आपका आएगा कि ये पर्सन है। जब डिफ़ॉल्ट करते हो कोई ईएमआई देने में बैंक, तो बैंक भी आपका फ़ोटो छापती है कि ये पर्सन ने इतनी इतनी करी है। मैं आपको किस दिन ऑफिस पूरा दिखाऊंगा एक रियल पिक्चर। लास्ट वीक ही आए थे 7 पर्सन्स, कितना कितना अमाउंट किस किस पे लिया था, कितना इंटरेस्ट, सब कुछ देता है, क्योंकि बैंक को एक प्रूफ लेना होता है कि हमने इसको नोटिस दिया था, बट इसने माना नहीं उसके बाद भी। तो बैंक भी आपका पेपर में फ़ोटो छपवाती है अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आपके पास ध्यान रखना, पार्टनर्स की बहुत सारी राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? राइट्स और लाइबिलिटीज। राइट्स का मतलब और लाइबिलिटीज का मतलब कर्जा। लाइबिलिटी का मतलब कर्जा होता है, फिर लाइबिलिटीज का मतलब उधार। गलत, उसको तो बोरोइंग कहेंगे। कौन बताएगा लाइबिलिटीज किसको? आपको यहाँ बुलाया जाए और बोले जाए कि लाइबिलिटी समझाओ, कैसे क्या बोलोगे? क्या होती है लाइबिलिटीज? अरे बोलो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो, नहीं, करेक्ट। ऑब्लिगेशंस, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, पढ़ के बोला। Obligations is the correct word for the liability. Obligations is the correct word for the liability. आपके जो obligations हैं, आपको मान लीजिए मैं एक रेंट के घर पे रहता हूँ, मेरा क्या ऑब्लिगेशन है कि एवरी मंथ मुझे रेंट पे करना है। दिस इज द ऑब्लिगेशन। मीन्स लाइबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन अ वेरी सिंपल वर्ड नेम ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो बेटा कुछ आपके राइट्स होते हैं, कुछ आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले राइट्स पे बात करते हैं। टू शेयर प्रॉफिट, आपका राइट बनता है कि आप प्रॉफिट को शेयर करो। सर राइट कैसे बनता है कि मेरा शेयर करूं? कई बार क्या होता है, एक पार्टनर को प्रॉफिट हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में, उसका राइट होता है कि वो प्रॉफिट बांट के खाए। अब जैसे यहाँ पे कोई टिफिन लेकर आए तो उसका राइट क्या बनता है? अकेले खाए कि बांट के खाएं? लेकिन वो अकेला खा रहा है तो वो उसकी इच्छा है, वो उसका पर्सन, उसने कोई आपसे पार्टनरशिप नहीं करी है, उसने कोई पार्टनरशिप नहीं करी बेटा, रिटर्न या वर्बल पार्टनरशिप करी होती। मतलब इसका मतलब ये है, अगर पार्टनरशिप करी है, कोई भी उसको प्रॉफिट होता है तो उसको डिवाइड करना है। मतलब उसको सिंगल सोल प्रॉफिट नहीं लेना है, मानस के पीछे उसको कोई प्रॉफिट नहीं लेना है। क्या नाम है? कार्तिक, ठीक है। हाँ मानस, गेन होता है तो अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड है तो आपको जरूर देना है उसको, चाहे गेन हो चाहे प्रॉफिट हो। आई होप आप गेन और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस समझते हैं। समझते हैं? क्या समझते हैं? कार्तिक, प्रॉफिट और गेन के बीच में क्या डिफरेंस होगा? किसको कहोगे प्रॉफिट और किसको कहोगे गेन? हाँ। और अगर किसी पार्टनर को गेन हो गया तो भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे तो प्रॉफिट का शेयर लिखा है, देखो टू शेयर प्रॉफिट, गेन तो लिखा ही नहीं। बट गेन तो उसने बिजनेस की इनकम से किया था, बिजनेस की इनकम से इन्वेस्ट किया था, अब उसको गेन उसी को हो रहा है, तो बताओ। जिसकी जिसकी मेहनत ज़्यादा, ठीक है। और कोई इस पे ओपिनियन देगा? अगर उसका रिलेशन बिजनेस से, आपके पार्टनरशिप से है, आपको वो गेन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप की प्रॉफिट से आपने क्या करा था, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा था, आज उसका रिटर्न आया है आपके पास, तो फिर कार्तिक आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस और इंस्पेक्ट अकाउंट ऑफ द फर्म। आप एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस मतलब एक्सेस, आपको पास राइट है उसको एक्सेस करने का, जैसे मेरे पास राइट है आपकी कॉपीज को एक्सेस करने का। सेकंड इज द इंस्पेक्ट, मैं उसके डेप्थ में भी जा सकता हूँ। एक मैंने देखा कि कौन कौन कॉपी लाया है, सब एक्सेस दैट whosoever has brought the copies। उसके बाद इंस्पेक्ट करा, एक की कॉपी ली और उसको डेप्थ में चेकिंग करी, जैसे कार्तिक की कॉपी चेक करी, तो फिर मैंने उसका क्या करा, इंस्पेक्शन करा, ठीक है। आपको एक्सेस और इंस्पेक्शन के बीच में डिफरेंस। राइट टू स्यू ओनली व्हेन सीवरिंग कनेक्शन। राइट टू स्यू मतलब आपके पास एक दूसरे पार्टनर के पास अधिकार है कि मैं दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस कर सकता हूं। अगर मुझे ऐसा लगता है
उसके पास कुछ सीवरिंग कनेक्शंस हैं, उसके कुछ दूसरे कनेक्शंस हैं, वो कुछ गलत कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं दूसरे पार्टनर के ऊपर केस कर सकता हूँ। क्या डायरेक्टली मुझे पता चला सामने वाला पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो डायरेक्टली केस कर दूँ? फिर क्या करूँ? क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर हो गया कि फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, उसके बाद भी क्या करूँ? डायरेक्ट केस कर लूँ? प्रूफ भी है मेरे पास, सब कुछ है, पूरा रिटन प्रूफ है, कर दूं? पहले उससे पूछो, क्योंकि कोर्ट का जो सिस्टम होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर होता है, तो पहले उससे पूछ लो अगर वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बेटा कोर्ट भी कहता है कोई भी चीज़ हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, पहले सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन कर लो। पहले कोई भी होता है, पार्टनरशिप में फ्रॉड हुआ है, कंपनी में फ्रॉड हुआ है, सामने वाले पर्सन से पहले 1-to-1 कम्युनिकेशन करो। दो चीज़ हो सकती है, ही इज एक्सेप्टिंग टू द फ्रॉड, ही इज डिनाइंग टू द फ्रॉड। इफ ही इज एक्सेप्टिंग टू द फ्रॉड, वहीं पे आप सेटलमेंट कर लो कि ठीक है तूने फ्रॉड किया, तूने गलती करी, तो ठीक है। जैसे घर पे बच्चा गलती करके आएगा, पापा उसको ले जाएगा, चलो आज पुलिस स्टेशन, गलती करी, पहले क्या उसको तुलेगा, ठीक है गलती एक्सेप्ट कर रहा है, गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है चलो अब सेटलमेंट कर लेते हैं, 4 चाटे की जगह 2 चाटे, सेटलमेंट। और अगर डिनाई कर रहा है, नहीं करा ही नहीं है पापा मैंने, तो फिर जो करना चाहिए वो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब पार्टनर्स पहले 1-to-1 कम्युनिकेशन करें और ये बताएं, अगर वो एक्सेप्ट करता है उस फ्रॉड पे तो फिर सेटलमेंट करें। एक्सेप्ट बेटा उसी चीज़ में किया जाता है जहां उसने कोई ऐसा हिडन प्रॉफिट या हिडन गेन अर्न करा है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, उसने पार्टनरशिप का पैसा कहीं और लगाया था और चुपचाप प्रॉफिट ले जा रहा था, तो अगर हिडन मुझे समझ में आ जाता है कि वो फ्रॉड कर रहा है तो इससे बात करो। मानस फिर उससे बात करने के बाद बोलते हैं हाँ मैं कर रहा था, तो फिर आप सेटलमेंट कर लो, जितना भी आपने प्रॉफिट लिया है उसका आधा मेरे को दे दो, इसको कहते हैं सेटलमेंट। और इफ इज डिनाइंग देन गो टू द कोर्ट, फिर कोर्ट में कह रहे हो कि ये डिनाई कर रहा है और मेरे पास ये प्रूफ है ऐसा। लास्ट, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी डिसाइड विद इन 6 मंथ। अगर कोई पार्टनर, छोटा बच्चा आया था 18 साल से कम का आया था, अब उसने मेजॉरिटी अटेन कर दी है, 6 मंथ में डिसाइड करो, 2 चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, रिमेन पार्टनर, लीव पार्टनर। या तो वो पार्टनर रिमेनिंग होगा, रिमेन आगे बढ़ेगा, या तो उसको निकाल दिया जाएगा। अगर रिमेन पार्टनर है, शेयर सेम एज व्हेन ही वाज द माइनर। अगर वो रिमेनिंग पार्टनर आगे सोचता है कि मैं 18 के बाद कंटिन्यू करूं, उसका शेयर वही रहेगा, चाहे 1/4 पे आया था, 1/3 पे आया था, जैसे रेशियो पे आया था वैसे रेशियो पे किया जाएगा। और उसके बाद लीव फर्म नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। मैंने उस दिन भी लास्ट लेक्चर में यही बताया था, जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन से मेरी पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, जिस दिन से मैं अपना नोटिस दूंगा। सपोज मैं आज निकल गया यहाँ से और नोटिस मैंने 10 दिन दिया और इस 10 दिन में कोई फ्रॉड हो गया, आई एम इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कार्तिक, आई एम इक्वली किस चीज के लिए? थोड़ा फोकस से सुनोगे तो आ जाएगा। ये आप लोग के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई माइनर पार्टनर है और आज वो रिज़ाइन कर देता है कि नहीं मुझे तो आपके साथ काम ही नहीं करना है, रिज़ाइन करना इज़ नॉट इनफ। क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में नहीं थे ना, लास्ट संडे वाले। आज मैंने अगर रिज़ाइन कर दिया और चले गया और मैंने नोटिस दिया 10 दिन बाद और 10 दिन के बीच में कोई फ्रॉड हो गया, सपोज आज कौन सी डेट है, 13 अगस्त, 13 अगस्त आज रिज़ाइन कर दिया और नोटिस दिया 20 अगस्त को, तो 13 अगस्त से 20 अगस्त में जो कुछ भी हो गया, फ्रॉड हो गया 15 अगस्त को, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्योंकि लॉ की नज़र में मैं कौन सी तारीख को गया हूँ, 20 को, 13 को नहीं। 13 को तो मैंने साइन किया था रेजिग्नेशन पे, बट मुझे नोटिस पीरियड भी तो देना पड़ता है ना। अगर आज ही नोटिस दे दिया तो आज ही आप फ्री हो गए, और जिस दिन नोटिस दिया उस दिन आप फ्री हुए। मीन्स गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप आज के बाद इसके पार्टनर नहीं, वरना गवर्नमेंट तो मानती है कि आप पार्टनर हैं, ऐसा। क्लियर? एक एग्जाम्पल देता हूँ, रियल एग्जाम्पल। वन ऑफ माई स्टूडेंट लिविंग इन अ रेंटल हाउस, तो उसका जो आधार कार्ड पे छपा वो हाउस का एड्रेस छपा, बट अब होता है ना जो ऐसे बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली प्लेसेस फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं बिकॉज रेंटल इशू की वजह से। जैसे मान लीजिए मुझे पता चला कि कोई और एरिया में थोड़ा रेंट कम लग रहा है तो उसने फ्रीक्वेंटली वहाँ चेंज कर दिया, बट उसका पासपोर्ट जब आया, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में आया तो वो लोग तो ओल्ड एड्रेस पर आए। ओल्ड एड्रेस पे है तो उन्होंने बोला हमारे पास रिकॉर्ड में कि आप आज भी इसी एड्रेस पे रह रहे हो, बिकॉज गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में था कि आप आज भी यहीं रह रहे हो। तो यही केस यहाँ पर है। माइनर जिस दिन रिजाइन करेगा उस दिन फ्री नहीं होगा लाइबिलिटी से, वो जिस दिन फ्री होगा जिस दिन वो नोटिस देगा, नोटिस देगा। आ रहा है बात, ये समझ में आई? ये बात समझ में? जिस दिन मैं नोटिस दूंगा उस दिन मैं फ्री हो पाऊंगा। अब आया कार्तिक को? इसके बाद बिफोर मेजॉरिटी, ये सब माइनर की बातें चल रही हैं बेटा। बिफोर मेजॉरिटी आपकी लाइबिलिटीज कितनी होंगी?
बिफोर मेजॉरिटीज आपकी लाइबिलिटी कितनी होगी, अप टू हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जितना उसका शेयर है प्रॉफिट में, जितना उसका शेयर है प्रॉफिट में, उतना ही उसका प्रॉफिट और प्रॉपर्टी में हक होगा। बिफोर मेजॉरिटी, एक पार्टनर, माइनर पार्टनर की बात हो रही है, आप एक माइनर पार्टनर अपने सामने रख लो तो आपके लिए टॉपिक समझना आसान है। सपोज एक माइनर पार्टनर है जिसकी एज 18 से कम है, क्या नाम है उसका, क्या नाम रखें बताओ, कार्तिक, ठीक है। तो कार्तिक एक ऐसा है जिस 18 से कम होगा भी, कार्तिक 18 से कम है, तो वो एक माइनर पार्टनर हुआ है। तो सर उसकी लाइबिलिटी क्या है, सुनना बहुत ध्यान से, उसकी लाइबिलिटी है अप टू हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जितना उसका शेयर है उतनी उसकी लाइबिलिटी है। मान लीजिए कार्तिक का शेयर है 25%, तो उसकी लाइबिलिटी 25% होगी कि पूरी होगी। और अगर कोई एक्टिव पार्टनर है, उसका भी कार्तिक जितना ही शेयर है 25%, उसकी 25% लाइबिलिटी होगी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बस यही फर्क है। एक्टिव पार्टनर की लाइबिलिटी चाहे शेयर कुछ भी हो, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। माइनर पार्टनर की जितना शेयर उतनी लाइबिलिटी। तो सर माइनर रहना ज़्यादा अच्छा है, बट एज तो बढ़ेगी, माइनर हमेशा तो नहीं रह सकता, ऐसा एज बढ़ेगी और आपको अपने आप को एक्टिव पार्टनर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नो पर्सनल लाइबिलिटी, मतलब कुछ सबका गलत हो सकता है, माइनर का कोई गलत नहीं, माइनर तो आराम से देखेगा। अगर कुछ भी फ्रॉड हो गया तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आएगी। पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब है उसका घर गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं बिकेगा, वो सेफ, ठीक है। कुछ भी फ्रॉड हुआ तो कार्तिक सेफ हो आप। कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, तीसरी बात देख लो, वो इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, कभी भी उसका दिवालिया घोषित नहीं हो सकता। क्यों? इसका एक ही रीजन है, उसकी लाइबिलिटी उतनी होती है जितना उसका शेयर होता है, बस। 25% है तो बस 25% तक की लाइबिलिटी। चाहे पार्टनर ने करोड़ों का फ्रॉड करा हो, वो बोलेगा कि आप लोग का नुकसान हो, मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर मेजॉरिटी, अब कार्तिक बड़ा हो गया, कार्तिक का 18 से ऊपर हो गया, तो उसकी अब क्या लाइबिलिटी है, सुनिएगा। इलेक्ट नॉट टू बिकम पार्टनर, बाकी पार्टनर ने बोला नहीं, कार्तिक को तो हम अब नहीं रखेंगे, मतलब भगा देंगे, नहीं रखेंगे। सबसे पहले ही हैज टू गिव पब्लिक नोटिस। अगर कार्तिक को उस पार्टनरशिप फर्म से जाना है, सो ही हैव टू गिव पब्लिक नोटिस। सेकेंड, लाइबिलिटी अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। मैंने पहले भी बताया, आपकी लाइबिलिटी जब होती है जब तक आप पब्लिक नोटिस देते हैं। सपोज आज कार्तिक 15 अगस्त है और कार्तिक आज के दिन रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन तो उसने कर दिया और पब्लिक नोटिस दिया 22 अगस्त को, 15 अगस्त को रिजाइन करा, 22 अगस्त को नोटिस दिया, उसकी लाइबिलिटी 22 अगस्त तक रहेगी। इस बीच अगर कोई फ्रॉड हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में, he is considered to be then equal liable for the fraud, क्योंकि उसने नोटिस नहीं दिया था। नोटिस का मतलब होता है पब्लिक नोटिस देना कि आज के बाद मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूं, आज के बाद से कोई भी लाइबिलिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये पब्लिक नोटिस आपको पब्लिक नोटिस आपको न्यूज़पेपर या कहीं पर देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आज के बाद मेरे इससे कोई रिलेशन नहीं है। यू हैव टू गिव द पब्लिक नोटिस। सीयू पार्टनर फॉर शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। अब कार्तिक जब निकला तो बाकी पार्टनर्स उसका पैसा ही नहीं दे रहे, बोले हम तो नहीं देंगे इसका पैसा, इसने तो बहुत फ्रॉड किया इतने सालों में, तो वो केस कर सकता है। सीयू पार्टनर फॉर द शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, सीयू अदर पार्टनर्स फॉर द शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। मानस आ रहा है अच्छे से, ऐसा। नेक्स्ट, बिकम पार्टनर। ये तो मैंने बेटा बताया कि जब पार्टनर्स इलेक्ट करते हैं कि उसको पार्टनर रखना नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इलेक्ट करा है कि इसको हमें पार्टनर रखना है। नो पब्लिक नोटिस और 6 मंथ एक्सपायर्ड। जिस दिन से वो मेजॉरिटी, मान लीजिए उसका बर्थडे आता है 15 अगस्त को और 15 अगस्त को वो 18 का हो गया, वहां से 6 महीने के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको पार्टनर में रखना है या नहीं रखना है। जैसे ही 6 मंथ एक्सपायर हो गए और आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, तो निकाल दिया जाएगा कि रखा जाएगा। डीम टू बी पार्टनर, मान लिया जाएगा कि ये पार्टनर ही कंटिन्यू कर रहा है, मान लिया जाएगा। नो पब्लिक नोटिस और 6 मंथ एक्सपायर्ड, पब्लिक नोटिस नहीं दिया और मान लिया जाएगा दैट इज कंटिन्यू। अगर इसको ये डिनाई करता कि मैं पार्टनर नहीं हूं तो पब्लिक नोटिस देता ना। अगर हम इसको निकालते और ये निकलता तो पब्लिक नोटिस देता, रेजिग्नेशन देता, कुछ भी नहीं दिया इसने, पार्टनर।
पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी सिंस एडमिशन टू बेनिफिट, अभी तक तो ये 25% का सेफ गेम खेल रहा था, जिस दिन से बड़ा बना मेजॉरिटी में आया ये इक्वल सबके लिए लाइबल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी इसके ऊपर है, ठीक है। और नेक्स्ट शेयर सेम एज टाइम ऑफ माइनॉरिटी, शेयर तो उतना ही रहेगा 25%, लेकिन अब इसकी लाइबिलिटी बेटा अनलिमिटेड हो जाएगी, समझ में आ रहा है। पहले भी शेयर 25% था, लेकिन पहले लाइबिलिटी 25% तक की थी, लेकिन अभी भी शेयर 25% है, लेकिन अब लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। क्लियर। एक बार ड्यूटीज देख लीजिए, आपको बहुत आसान लगेगी। अभी तक मैंने क्या बात करी, अभी तक मैंने बात करी राइट्स एंड लाइबिलिटीज, अब मैं ड्यूटीज पे बात करता हूं। क्या राइट्स और ड्यूटीज में कोई फर्क होता है? क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? राइट्स एंड ड्यूटीज। अच्छा, आपकी राइट्स क्या है और आपकी ड्यूटीज क्या है, बताओ। कभी पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज? सुना है कभी? किसमें डिफाइन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस क्या है? अच्छा, रिस्पेक्ट करना अपने नेशन की इज अ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी? तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट टू फ्रीडम, जिसके लिए आपको राइट है। राइट का मतलब होता है अगर आप उस कंट्री में बॉर्न हुए हैं, वो आपके लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल, बॉर्न होते से ही वो आपको राइट्स मिले। बट ड्यूटीज स्पेसिफिक होती हैं। ड्यूटीज, आपकी ड्यूटीज क्या हैं? अब एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता व्हाट आर देयर ड्यूटीज, बट उसको राइट्स तो मिल गए, अधिकार तो मिल गए। एक अगर मान लीजिए एक फादर है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, बच्चे का राइट क्या है? अपने फादर की प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूशन या कुछ शेयर होना, उसकी राइट्स हैं। ड्यूटीज़ क्या हैं? उस पैसे को प्रॉपर संभालना, उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना, वो उसकी ड्यूटीज़ है, वो राइट्स नहीं है। समझ में आ रहा है? एक फादर बहुत बिलियनियर है, तो उनकी प्रॉपर्टी में शेयर रखना इस फंडामेंट उसका राइट्स हो गया, कि मेरा राइट है, मेरे फादर हैं, मेरे लीगल फादर हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें मेरा कुछ हक होगा। और ड्यूटीज़ क्या हैं? फिर वो मेरी ड्यूटीज़ तो मुझे पता होती है कि उस बिज़नेस को मुझे आगे बढ़ाना है, उस बिज़नेस को कंटिन्यू रखना है। जितने भी पार्टनर अभी तक के हुए हैं, उन मतलब जितने भी मेरे कंज्यूमर हुए, उनको मेंटेन करना, उनको सेटिस्फाई करना, वो सब उसकी ड्यूटीज़ हैं। आया दोनों में फ़र्क समझ, राइट्स और ड्यूटीज़। अब एक बार ड्यूटीज़ देखिएगा। कार्तिक इधर आ जाओ, अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए तो मैंने बुलाया है। बस कार्तिक, ड्यूटीज़ देखना है। कौन सा वाला पॉइंट?
ये माइनर की ड्यूटीज़ नहीं है, ये ड्यूटीज़ एक पार्टनर की हैं। हेडिंग क्या लिखा हुआ है? ठीक है, समझाता हूँ। जिनको भी नींद आ रही है फटाफट जाओ और अपना मुंह धोकर आओ। जाओ फटाफट, जाओ जाओ जल्दी जाओ। जिनको भी नींद आ रही है फटाफट जाओ और अपना फेस मुंह धोकर आओ। जाओ, लास्ट, उसके पहले वाला। आप भी जाओ, जल्दी जाओ। जाओ 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 जल्दी जाओ। आप भी जा सकते हैं। जाओ 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 जाओ, दौड़ लगाओ फटाफट। आपको जाना है और किसी को भी जाने जा सकते हैं। पता है यहाँ से सब दिखता है। बच्चा ऐसे कर रहा है, आँख खोलने की कोशिश कर रहा है, सब दिखता है। ठीक है, आप लोग भी कितने बजे आए हो सुबह से? 1 बजे बस, अभी तो क्या। कितने 11th वाले हैं इसमें से? अच्छा, और कितने 12th वाले हैं? बाकी सब 12th वाले हैं। 12th वालों की तो हैबिट होगी 11th वालों की। माइनस कौन से इसका है? 11th 12th 11th। कैसा लग रहा है आप लोग को कॉमर्स? अच्छा लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है? पीसीएम से तो अच्छा है। सुखी है पीसीएम से। पीसीएम और पीसीबी वाले हमेशा आपको दुखी दिखेंगे। उनको बहुत पढ़ने को होता है, हम लोग को भी पढ़ने को होता है, बट हमारा इंटरेस्टिंग है। उन लोगों का बहुत तो थोड़ा बोरिंग जैसा। आप 11th के हो 12th के? कार्तिक 12th। बोला कार्तिक मस्ती कर रहे तो अभी भी 11th में होगा तो। मेरा एक लास्ट स्टूडेंट था 12th में, कार्तिक। वही बहुत मस्ती करता था, इसलिए आपको मैं रिलेट कर पाया उससे। नहीं करता? कोई बात नहीं, कभी कभी चलती है, बट नॉट एवरी टाइम। आ रहा है समझ में भी अच्छे से? कौन से स्कूल में हो आप लोग? नसिया रोड। नसिया रोड कहाँ पर है? महारानी रोड, विजयनगर, सत्य साई स्क्वायर। कार्तिक कौन से स्कूल में? अच्छा, आपके टीचर कौन है? इकोनॉमिक्स टीचर बैरागी। उनसे बोलना मैं हितेश सर से मिला था। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? आप भी वहीं से हो, सेंट जोसेफ से हो? फिर आप भी सेंट जोसेफ से? आपको भी मिथुन सर पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? मजाक करके पढ़ाते हैं, हंसा के पढ़ाते हैं? उनका नेचर भी वैसे ही। आगे बच्चे, आप लोग कुछ खाना है ड्यूरिंग द क्लास, आप खा सकते हैं, अलाउड है बेटा। मतलब सोने से अच्छा है कम से कम जागते रहें।